हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विमीय विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस। तो इसको समझने के लिए हमें पहले दो पोर्शन समझने पड़ेंगे, जिसमें से आपका आता है पहला पोर्शन अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरा आता आपका सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो इस चैप्टर के अंदर हमने दो पोर्शन पढ़ने हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि और अदिश राशि। होती क्या है ये सिंपल वे में बता देता हूं। अगर मैं बात करूं तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए दिशा यानी कि डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दिशा यानी कि डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। सिंपल। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दिशा की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और एक चीज कॉमन दोनों में, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण दोनों में परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। यह आपका अदिश राशि को भी चाहिए होता है और सदिश राशि को भी। तो अदिश राशियां और सदिश राशियां दो ऐसी राशियां हैं जिनको परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती ही होती है। दोनों को मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई न्यूमेरिक वैल्यू। अभी समझाता हूं आपको मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड परिमाण आपको सदिश में भी मिलेगा और अदिश में भी, लेकिन अदिश का मतलब जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए, सदिश का मतलब जिनको डायरेक्शन चाहिए। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल लिखाना चाहूं, अगर मैं बोलूं इस मार्कर की लेंथ अगर मैं बोलूं 5 सेंटीमीटर है, तो 5 जो मैंने सेंटीमीटर बोला वो इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण हो गया, इस मार्कर की लेंथ। लेकिन क्या इस लेंथ को बताने के लिए मेरे को डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी? या मैं बोलूंगा कि अगर मैं ऐसा कर दूं ऊपर की तरफ तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, या मैं इसे ऐसे नीचे की तरफ कर दूं तो ये 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, या अगर मैं इसको ईस्ट वेस्ट में घुमा दूं तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। केवल और केवल इसकी लेंथ इनफ है बताने के लिए भाई 5 सेंटीमीटर लंबा ये मार्कर है, बाकी आपको डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लेंथ यानी कि लंबाई। क्या हो गया आपका? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर का वजन कितना है, वेट यानी कि मास कितना है, आपका शरीर का द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे कि 70 केजी है, 50 केजी है। तो क्या उसके साथ डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ रही है कि अगर मैं मुंह उधर की तरफ देखूंगा करके तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं इधर की तरफ मुंह करके देखूंगा तो मेरा वेट घट जाएगा, मैं अगर जमीन में लेट गया तो मेरा वेट घट जाएगा या बढ़ जाएगा? कोई भी जरूरत नहीं होती। आपका मास यानी कि द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा जितना है, उसके लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो मास भी क्या हो गया आपका, यानी कि द्रव्यमान भी क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी। फिर बात करूं अगर मैं टाइम की, अगर मैं बोलूं कि भाई टाइम हो रहा है अभी मान लो 2 बज रहे हैं दिन के, तो क्या पूरब दिशा में कुछ और बज रहा होगा, क्या दक्षिण दिशा में कुछ और बज रहा होगा? आप केवल बोलोगे टाइम 2 बज रहा है, बात खत्म। तो आपने 2 जो बताया उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बताया, क्या उसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, या पीछे को देखते ही कुछ और टाइम हो जाएगा, या आगे देखते ही कुछ और टाइम हो जाएगा? तो डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं। अगर आप लगा भी देते हो कि 2 पूरब दिशा में, सामने वाला भी बोलेगा यार ये अजीब सा क्या बोल रहा है 2 पूरब दिशा में, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका टाइम यानी कि समय भी एक अदिश राशि है। फिर एक और एग्जांपल की अगर बात की जाए, कार्य यानी कि वर्क।
अगर मैंने वर्क करा घर पे तो मुझे पता है कि भाई मैंने इतना काम करा, मान लीजिए इतना काम करा, इतना क्वांटिटी में काम करा, तो मैंने घर वालों को बताया कि भाई मैंने आज इतना काम करा, तो मैंने उसका परिमाण बता दिया, मैग्नीट्यूड दिखा दिया। लेकिन क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि मम्मी मैंने पूरब दिशा में इतना काम करा, दक्षिण में इतना करा, उत्तर में इतना करा, छत पे इतना करा, जमीन पे इतना करा? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल अपने कार्य का परिमाण बता सकते हो कि मैंने इतना कार्य किया। तो कार्य के लिए भी केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता है, यानी कि वर्क भी आपका क्या हो गया, एक अदिश राशि होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और है, जैसे चाल यानी कि स्पीड। भाई गाड़ी की स्पीड कितनी है? मैंने बोला 70 किलोमीटर पर आवर। इनफ है? क्या उसको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी साथ में? नहीं, क्योंकि चाल इतनी है, बात खत्म। तो उसके लिए भी कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो स्पीड यानी कि चाल भी आपका क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया। अब यहां पर आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी में कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहां पे भी। वेक्टर क्या है? जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल फोर्स यानी कि बल। अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड को फोर्स लगा रहा हूं, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स, तो परिमाण तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पे परिमाण कितना मिल गया, 10 न्यूटन। ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन फोर्स किस तरफ लगाया जा रहा है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स मैं आगे की तरफ लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको धक्का मार रहा हूं। और अगर 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको खींच रहा हूं। तो कहीं ना कहीं खींचना, धक्का मारना, इनका एक अपना वैल्यू होता है। यानी कि फोर्स लगाने के साथ साथ आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। मम्मी ने बोला दरवाजा खोलो, आप गए, बिना फोर्स लगाए तो दरवाजा खुलेगा नहीं। लेकिन आप किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाओगे दरवाजा खोलने के लिए, वो भी तो मैटर करता है। मान लो मम्मी ने बोला दरवाजा खोलो, आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का मान लीजिए, लेकिन आप लगा रहे बाहर की तरफ, तो आप दरवाजा बंद कर रहे हो, तो क्या पड़ेंगे घर में, लठ पड़ेंगे उसके बाद। तो कहीं ना कहीं आपको फोर्स अगर लगाना है तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब फोर्स आपका क्या हो गया, एक सदिश राशि। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरे की, वेग यानी कि वेलोसिटी। वेग देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्पीड, जो मैंने यहां पे बताया था स्पीड यानी कि चाल, चाल के जैसे इसकी यूनिट होती है, यानी कि स्पीड के जैसे इसकी यूनिट होती है। वेलोसिटी और स्पीड के सेम होती है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेग, किस दिशा में वेग कितना है, ये इसको जरूरत पड़ती है। मतलब वेग को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। कि स्पीड कितनी है वो तो पता चल गया, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये बताओगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो वेग यानी कि वेलोसिटी बन जाएगा। एक आता आपका एक्सेलरेशन, त्वरण। यह भी क्या है, एक अदिश राशि है, सॉरी, यह भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो कहीं ना कहीं त्वरण, एक्सेलरेशन को भी एक डायरेक्शन की जरूरत होती है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है। कोई गाड़ी है या कोई चीज है, तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है, तो उसको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, तो क्या है, यह एक सदिश राशि। ठीक, और इसके साथ साथ एक और, भार यानी कि वेट। वेट क्या चीज होता है? वेट क्या होता है कि जो पृथ्वी हमें जिस बल से अपनी ओर खींच रही है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, पृथ्वी हमें जिस बल से, जिस फोर्स से अपनी ओर खींच रही है, वही हमारा वेट होता है, एक्चुअल वेट यानी कि भार होता है। द्रव्यमान क्या होता है? हमारे शरीर का जो मास है, द्रव्यमान, वो कभी भी चेंज नहीं होता, हर जगह सर्वत्र समान रहता है। लेकिन अगर बात की जाए वेट की यानी कि भार की, तो ये बदलता रहता। अगर आप मून पे चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, तो आपका अगर अर्थ पर 60 केजी है, तो आपका मून पर कितना होगा, 10 केजी वहां पर आपका वेट आपको दिखाएगा। लेकिन अगर मास की बात की जाए तो मास तो आपका 60 अर्थ पर था, तो मून पर भी 60 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर वेट की बात की जाए तो मास पर जाकर कितना हो जाएगा, 10 केजी।
तो इसको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो यह भी क्या एक सदिश राशि है। तो आप इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। और एक एग्जांपल और ऐड कर लेना इसमें, टेम्परेचर यानी कि ताप। टेम्परेचर कैसे? अब जैसे मेरे बॉडी का टेम्परेचर अगर बोलो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केवल और केवल 36 डिग्री सेंटीग्रेड इनफ है बताने के लिए, यानी कि मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं कि इस दिशा में मेरा इतना आ रहा, उस दिशा में इतना आ रहा, मुंह ऊपर को करूंगा तो इतना आ रहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए टेम्परेचर भी क्या है आपका एक स्केलर यानी कि अदिश राशि है। तो आप फटाफट सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब हमारा नया टॉपिक जो है वो इसी में स्टार्ट होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों का निरूपण। अब सदिशों को कैसे निरूपित करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल सा है, इसको रिप्रेजेंट एक एरो से करते हैं, एक तीर से करते हैं, एक एरो से, एक तीर से। तो किसी भी सदिश को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है या उसको प्रदर्शित करना है तो क्या लगा के करोगे? उसके ऊपर तीर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक राशि है, एक क्वांटिटी है, अगर मुझे दिखाना है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो, तीर लगा देंगे। तो जो तीर का जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पूंछ यानी कि टेल, और जो आगे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हेड यानी कि सर। तो जो सर है इसका, हेड, ये जो एरो बना हुआ है ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन यानी कि दिशा को दिखाता है। और जो पीछे वाला हिस्सा है ये आपको क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम। ये आपका दिखाता है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। और जो इसका सर वाला हिस्सा है ये आपको दिखाता है डायरेक्शन। तो सिंपल सा है कि अगर आपको किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? एरो। अगर आप एरो यूज नहीं करोगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे या आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो ध्यान देना, किसी भी सदिश को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरो यानी कि तीर से हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दे रहा हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब जो नया टॉपिक है वो है सदिशों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो कई सारे प्रकार हैं वेक्टर के, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट या जो मेन मेन है वो लिखा देता हूं। जैसे पहला इसमें टाइप है आपका एकांक सदिश, नाम से ही पता चल रहा है एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका परिमाण एक होता है। जिसका परिमाण कितना होता है? एक, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड एक होगा उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है तो इसका परिमाण यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मॉड लगा देंगे और इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे? 1। फिर दूसरा शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर। नाम से ये भी पता चल रहा है इजी, जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण कितना होगा? जीरो। ए अगर मैं वेक्टर ले लेता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो। तीसरा अगर मैं बात करूं समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर। तो नाम से इसका भी पता चल रहा है समान सदिश, मतलब अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए ए और बी, मान लो ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो ये समान सदिश कब होंगे ए और बी? जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो इन दोनों को हम बोलेंगे समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर। फिर आता है आपका असमान सदिश, ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं इसको, अनइक्वल वेक्टर, इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। तो इसका नाम से पता तो चल रहा है कि असमान, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं यानी कि परिमाण तो बराबर होते हैं, परंतु दिशा विपरीत होती है। अगर मान लीजिए वेक्टर ए ये रहा तो वेक्टर बी इस तरफ होगा, लेकिन दोनों के परिमाण क्या होंगे? बराबर, यानी कि जो यहां से लेकर यहां तक है ये दोनों बराबर होंगे।
ये परिमाण इनका क्या हो गया, बराबर। डायरेक्शन सेम है तो इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट है तो अनइक्वल वेक्टर। ठीक, तो फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी और भी है लेकिन ये फिलहाल इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो अब आपके सामने है दो सदिशों के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर आप दो सदिशों के बीच कोण निकालते हैं तो इसका एक इजी तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना है सभी ने, कि भाई एंगल आप तभी निकाल सकते हो जब पूंछ से पूंछ या सर से सर मिला हुआ हो। अगर पूंछ से पूंछ, सर से सर मिला हुआ है तो आप एंगल इजीली निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, एक आपका टेल टू टेल होगा और एक आपका हेड टू हेड होगा। अगर ये दोनों आपको मिलते हैं तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो आप एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा उसमें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। अगर कोई तुमसे बोले कि भाई इनके बीच का एंगल कितना है, तो बच्चे बोलेंगे भाई 30 डिग्री है। ठीक है, 30 देर का 30 पर टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन इसका 30 डिग्री आंसर नहीं होगा। आप ध्यान से देखो ऊपर वाली लाइन को, या तो पूंछ से पूंछ मिला होना चाहिए, सर से सर। तो क्या यहां पर पूंछ से पूंछ मिला है? क्या सर से सर मिला है? नहीं, पहले वाले की पूंछ है और दूसरे वाले का सर मिला हुआ है यहां पर। तो आप यहां पर एंगल फाइंड आउट कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं। देखो आपने कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, ऐसे करके थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। अब ध्यान से देना है कि स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, और स्ट्रेट लाइन यहां पर कितना एंगल ड्रॉ होता है? 180 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका बन चुका है, तो अब कितना बचा हुआ है? 150 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब पूछा जाए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो यहां पर आप 30 का 30 आंसर लिख सकते हो, यानी कि 30 डिग्री पर आप टिक लगा सकते हो। अगर ऐसा पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि एंगल कितना बनेगा, तो आप बोल सकते हो कि एंगल यहां पर 90 डिग्री ही रहेगा। क्यों? पहले वाले की पूंछ, दूसरे वाले की भी पूंछ इसको फॉलो कर रहा है, मिला हुआ है, तो 90 डिग्री का आंसर 90 डिग्री ही रहेगा। लेकिन जब भी आपको हेड हेड या टेल टेल ना मिले तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको इससे रिलेटेड। मान लीजिए ये 120 डिग्री, सॉरी, ये 120 डिग्री है और इसको वेक्टर ए मान लीजिए और इसको वेक्टर बी मान लीजिए। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं कि ए और बी के बीच कितना एंगल बनेगा। और आज की क्लास में यहीं पर रोक रहा हूं, आपको नई क्लास जल्द मिल जाएगी। और आप लोग मेरे को जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अपना कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, लेकिन मेरे को जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई भी कमी रही हो आज की क्लास में तो वो भी आप मेरे को जरूर बताएं। कल आपको इससे आगे की क्लास मिल जाएगी। थैंक यू।